हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आप देख रहे हैं इस बार के यूपीएससी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज आइटम विच इज रिगार्डिंग द डेथ ऑफ केशवानंद भारती। केशवानंद भारती का नाम किसी भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट के मुंह जबान पर बैठा हुआ रहता है, क्योंकि इट वॉज अबाउट अ लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके केस किया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आया था विच वॉज द केशवानंद भारती जजमेंट। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं केशवानंद भारती के बारे में जो एक न्यूज़ आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आई है, उसके बाद उनका जो पूरा मामला था उस पर हम डिटेल में जाएंगे। कि केशवानंद भारती जो है, ही इज़ द हेड ऑफ एडनीर मठ एट कासरगोड इन केरला। ठीक है, ये भी पॉइंट एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जिनका जो पिटीशन था सुप्रीम कोर्ट में, इट लेड टू द लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑफ 1973 में आया था। ये वर्डिक्ट कब आया था? वर्डिक्ट आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, ये आपको पॉइंट याद रहना चाहिए। द वर्डिक्ट वॉज अबाउट व्हाट? इट वॉज अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन दिया था, एक इस तरह का आदेश दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर होता है सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन का एक, उससे पार्लियामेंट छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, वो 79 साल के थे और थोड़े 2 हफ्ते से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। वो जगतगुरु शंकराचार्य संस्थानम मठ के अध्यक्ष थे, जो कि शंकराचार्य ट्रेडिशन को बिलोंग करता है। ही इज वन ऑफ द शंकराचार्य। ठीक है, द मठ इज बिलीव टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाई टोटकाचार्य, वन ऑफ द फर्स्ट 4 डिसाइपल्स ऑफ आदि शंकराचार्य। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य के पहले 4 शिष्यों में से एक थे टोटकाचार्य। उन्होंने ये जो मठ है एडनीर मठ कासरगोड में, वो स्टैब्लिश किया था। उसी गुरु शिष्य परंपरा में वो फिलहाल वहाँ के शंकराचार्य थे, वहाँ के गुरु थे। वो जो मामला था स्टेट ऑफ केरला, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में वो पिटिशनर थे। सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया था तब कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनवायलेबल है, उसको अमेंड पार्लियामेंट भी नहीं कर सकती है। ठीक है, मार्च 21, 1970 को जब भारतीय एपेक्स कोर्ट में गए थे, केरला गवर्नमेंट ने उनके मठ की ज़मीन को टेक ओवर कर लिया था एज पर द लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1969। ठीक है, इस लॉ के इनैक्टमेंट के बाद मठ जो है इसकी प्रॉपर्टी चली गई थी और वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। उनकी फंक्शनिंग, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी मठ आश्रम ये सब करते हैं, उन सब के लिए पैसा कहाँ से आता फिर? तो बहुत ही सीनियर लॉयर थे एम.के. नाम्बियार, द फादर ऑफ के वेणुगोपाल, करेंटली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए अभी जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है के वेणुगोपाल, उनके पिताजी थे एम.के. नाम्बियार, बहुत ही सीनियर लॉयर थे वो भी। उन्होंने भारती जी की मुलाकात करवाई थी नानी पालकीवाला से। तो नानी पालकीवाला जो थे, उन्होंने उनके बिहाफ पे, केशवानंद भारती जी के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। उनकी पिटीशन में भारती ने इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 25, राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन, आर्टिकल 26, right to manage religious affairs, and Article 14 right to equality, Article 19(1) freedom to acquire property, Article 31 compulsory acquisition of property, इन सारे आर्टिकल्स के तहत मामला दर्ज करवाया। उन्होंने बोला कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन है। उन्होंने बोला कि केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द रिट पिटीशन, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1971 भी पास कर दिया गया था, जो कि राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया था। ठीक है, तो उन्होंने ये केस जाके जो है, जो जब तक में दर्ज कराया, जब तक में अगला कानून भी पास हो गया। पिटीशन जो है वो 13 मेंबर बेंच ने, लार्जेस्ट एवर बेंच इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसने इस पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने 68 वर्किंग डेज तक सुनवाई करी, एक तरह से जल्दी ही फैसला दे दिया। ठीक है, उसमें 7-6 13 जज थे, 7 लोगों ने बोला कि नहीं, गलत है, फंडामेंटल राइट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको पार्लियामेंट भी अमेंड नहीं कर सकती। जबकि 6 जजों का कहना था कि नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकती? पार्लियामेंट को अधिकार है आर्टिकल 368 के तहत। देखिए, बस एक जज इधर से उधर हो जाता तो ये पूरा मामला आता ही नहीं, बेसिक डॉक्ट्रिन होता ही नहीं, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता ही नहीं। ठीक है, कुछ साल पहले एक इंटरव्यू हुआ था केशवानंद भारती जी का। उन्होंने कहा था कि उनका ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो गॉड का डिसीजन था। वो खैर शंकराचार्य गुरु हैं वो तो ऐसी बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वो सक्सेसफुल थे प्रोटेक्टिंग इन द प्रॉपर्टी ऑफ द मठ, और वो है खुश हैं कि बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ। जब कई बार उसका ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है उसके बाद बार बार यूज़ होता रहा है। ये जुडिशियल रिव्यू जो होता है किसी भी पार्लियामेंट के कानून का, जुडिशियल रिव्यू होता है, कोर्ट में लोग जाके फाइल करते हैं कि सर जुडिशियली रिव्यू किया जाए, तो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर से उसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करती है और कहती है कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है कि नहीं संविधान का, पार्लियामेंट इसमें ऐसा लॉ बना सकती है कि नहीं बना सकती है। ठीक है, इस मठ के अध्यक्ष भारती जी बन गए थे 19 साल की उम्र में। ठीक है, आप सोचिए कि बहुत जल्दी, कितनी कम उम्र में बन गए थे। क्या पता ये भी एक कारण था
कि उनको लगा कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। होता है कि अगर मठ के बहुत ही बुजुर्ग कोई व्यक्ति होते, सीनियर हेड होते, अगर क्या पता उनके अंदर वो इच्छा शक्ति होती कि नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट में जाके आप राज्य सरकार के खिलाफ एक तरह से युद्ध करें, और उनके अंदर जील थी। वो कर्नाटिक म्यूजिक के भी सपोर्टर थे। और यक्षगाना, ये इसको भूतालोका टाइप का एक ट्रेडिशनल थिएटर होता है वहाँ पे कोस्टल कर्नाटका में और कासरगोड में मैंने देखा यक्षगाना। उसमें भूत जैसा बन के यक्ष जैसा, यक्षगान कहते हैं ना, यक्ष जो है हमारे मिथोलॉजी में वो भी एक तरह के प्राणी होते हैं। आप भूत तरह का ही समझिए कि न्यूट्रल भूत अगर होंगे तो उन्हें यक्ष कहा जाएगा। यक्ष के प्रश्न थे युधिष्ठिर को महाभारत में, तो आज भी यक्ष प्रश्न कहा जाता है। इस तरह के सवाल जिनके जवाब देना आसान नहीं है उनको यक्ष प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, तो वो यक्षगाना प्लेस वगैरह भी डायरेक्ट करते थे और म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी मठ में वो ऑर्गेनाइज करवाते थे। 19 साल की उम्र में वो शंकराचार्य मतलब बन गए थे वो। तो अब इस तरह की एक्टिविटीज़ वो करते थे। अब हम थोड़ा डिटेल में इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो केशवानंद भारती जो थे हम जान चुके हैं, ही वॉज अ सीयर ऑफ द सीयर, यानी जो संत होते हैं उनको हम अंग्रेजी में सीयर कहा जाता है। ठीक है, 13 जज बेंच जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने सेटअप की थी। बेंच ने 11 सेपरेट जजमेंट दिए जो कई मामले पे अग्री करते थे, कई मामले पे डिसअग्री करते थे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया SM सीकरी थे, ऑन द ईव ऑफ हिज रिटायरमेंट, जो मेजॉरिटी जजमेंट ऑफ 7 जजेस वाज स्टिच्ड टुगेदर। ठीक है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन which was evolved in the majority judgment was found in the conclusions of the opinion written by one judge, Justice HR खन्ना। ये जो पॉइंट मैंने अभी बताया बहुत महत्वपूर्ण है। 13 जजों ने कुल मिला के 11 अलग अलग जजमेंट लिखे थे। ठीक है, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि 11 डॉक्यूमेंट निकले उन 13 जजों की बेंच से। कई मामलों पे अलग अलग जजमेंट्स में सहमति थी, कई मामलों पे अलग अलग जजों में सहमति नहीं थी। चीफ जस्टिस ने सारे जजमेंट्स को मिला के एक इस तरह का फाइनल जजमेंट बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि 7-6 बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन जीत जाता है, केशवानंद भारती जीत जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक जज ने एक अपना सेपरेट ओपिनियन लिखा था, उसके कंक्लूजन में बेसिक स्ट्रक्चर वाला डॉक्ट्रिन हमें मिलता है, जस्टिस HR खन्ना। आप समझ पा रहे हैं, मुझे उम्मीद है। अलग अलग जजों ने अलग अलग जजमेंट दिए थे। 13 जजों ने कुल मिला के 11 जजमेंट दिए थे, 11 कागज लिखे थे। उन 11 कागजों में अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग उनके फैसले थे, अलग अलग भाषाओं में भी लिखा था। उन सबको मिला के चीफ जस्टिस ने एक फाइनल जजमेंट बनाया। उसमें 11 अलग अलग जजमेंट के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को सम्मिलित किया, इंक्लूड किया। उसमें जस्टिस HR खन्ना, जो सिंगल जज ने एक अपना सेपरेट ओपिनियन लिखा था, उनका उन्होंने क्या इंक्लूड किया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। डॉक्ट्रिन मतलब आप विचारधारा मान सकते हैं। संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इसको पार्लियामेंट भी चेंज नहीं कर सकती है। ये अभिमत प्रस्तुत करने वाले कौन थे, जस्टिस HR खन्ना। याद रखिए, आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। केस जो था, व्हाट वाज द केस अबाउट, ये पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन पे था। ठीक है, पहले कोर्ट रिव्यू कर रही थी एक 1967 का डिसीजन इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, which reversing earlier verdicts had ruled that parliament cannot amend fundamental rights। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। ये मामला था कोर्ट के सामने कि इस मामले को भी देख के फाइनली अब 13 जजों की बेंच बैठ रही है, फैसला दीजिए। सेकेंडली, कोर्ट बहुत सारे अलग अलग अमेंडमेंट हुए थे संविधान में, उन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चेक कर रही थी। क्या ये जो अमेंडमेंट किए हैं पार्लियामेंट ने, ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगी ये बात, कि राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसको चेंज करके सिर्फ अब एक लीगल राइट कर दिया गया है। ये आप सब याद करके बैठे होंगे, कई 1-2 बार MCQ में आ भी चुका है, सब एस्पिरेंट याद किए रहते हैं इस बात को। और पार्लियामेंट ने अपने आप को ये पावर दे दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा भी एक लॉ पास कर दिया था कि ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोर्ट इसको रिव्यू नहीं कर सकता है। ये तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को ये तो एक तरह से पार्लियामेंट ने अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर लिया खुद ही। तो ये एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी मामला बन गया। ये पूरा मामला खत्म हुआ केशवानंद भारती केस में, इसमें कोर्ट ने फाइनली ये पूरा मामला सेटल कर दिया। पॉलिटिकली भी इस मामले की एक एंगल था कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो थी वो कई इस तरह के लैंडमार्क रिफॉर्म्स लाना चाहती थी, इस तरह के कानून लाना चाहती थी जिनको कि सुप्रीम कोर्ट मानती थी कि ये संविधान के हिसाब से नहीं है, असंवैधानिक है। उनको लगता था इंदिरा गांधी जी को कि ऐसे हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, हम नए नए कानून लाएंगे पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट उनको ख़त्म कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट बोलेगा आज तक जैसा होता है वैसा ही चलते रहने दो, नए कानून मत लाओ, ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसा इंदिरा गांधी जी का मानना था। उन्होंने बहुत कुछ किया, जजेस के भी उन्होंने, मतलब सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी 4 जजेस को सुपरसीड करके अपने पसंदीदा जज को उन्होंने बनवाया था। ये भी एक मामला था, ताकि उनके जो बनाए हुए पार्लियामेंट के बनाए हुए जो कानून है उनको सुप्रीम कोर्ट चेंज ना करे। तो ये भी एक मामला था, उसमें एक तरह से राजनीतिक भी इस केस का ये एंगल था। अपनी मेजोरिटी रूलिंग में, यानी 7-6 में जो 7 जजेस का जो जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे बाय अमेंडिंग देम। ठीक है, कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट को बहुत सारा पावर था टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसने एक लाइन खींची, उसने ये लाइन क्या खींची कि संविधान के कुछ हिस्से इतने ज़्यादा इनहेरेंट एंड इंट्रिंसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि संविधान की आत्मा है वो चीज़ें, उनको पार्लियामेंट भी छू नहीं सकती। लेकिन डिस्पाइट द रूलिंग दैट पार्लियामेंट कैनॉट ब्रीच फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट दैट रिमूव द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी। उन्होंने बोला था कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट वाले मामले को पार्लियामेंट छू नहीं सकता। फिर भी ये जो पॉइंट था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के एक सिर्फ लीगल राइट कर दिया है, इसको कोर्ट ने बोला कि ठीक है, ये अलाउ किया जा सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। अच्छा, केशवानंद भारती जो थे, इनफैक्ट लॉस्ट द केस, वो केस हार गए थे, बट एज मेनी लीगल स्कॉलर्स पॉइंट आउट द गवर्नमेंट डिड नॉट विन द केस ईदर। ठीक है। अच्छा, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे कहाँ से आ रही है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आर फाउंड इन द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी में युद्ध के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हिटलर हार गए और नई सरकार बनी, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए कि कोई भी आके संविधान को कैसे भी चेंज नहीं कर सकता है। उसके पहले वाइमर रिपब्लिक था, जो वहाँ जो सरकार चलती थी उसका नाम वाइमर रिपब्लिक था। आपने इंटरनेशनल हिस्ट्री में नॉर्मन लॉ की किताब में आपने पढ़ा होगा, मार्टिन लॉ की किताब में, किसी किताब से पढ़ते थे, इंटरनेशनल हिस्ट्री मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, नॉर्मन लॉ है ना, नॉर्मन लॉ की किताब से, तो उसमें आपने वाइमर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा होगा। वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसमें क्या था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को 2/3 मेजोरिटी अगर मिल जाए तो कैसे भी अमेंड कर सकती थी। इसी का फायदा हिटलर और नाजी पार्टी ने उठाया और उन्होंने व्यापक चेंजेस कर दिए कॉन्स्टिट्यूशन में। वो एक तरह से देश का मालिक बन गया। उसके बाद इतनी सारी घटनाएं होने के बाद जो सरकार बनी जर्मनी में, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, संविधान का एक बेसिक लॉ है। ठीक है, बेसिक लॉ, इसको कोई बदल नहीं सकता, ताकि कोई भी आके कुछ भी ना कर दे संविधान के साथ। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस में, एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में यहाँ से निकल के आ रही है। इंडिया में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है, इट हैज फॉर्म्ड द बेड रॉक ऑफ ऑल जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑल लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। हर पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है, सुप्रीम कोर्ट देखता है कि संविधान के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, पार्लियामेंट चाहे संविधान को चेंज कर सकती है ताकि उनका कानून संविधान के हिसाब से हो जाए, पर इस फैसले के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का। ठीक है, लेकिन इसको पूरा उन्होंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दी है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये थोड़ा एक संविधान की आत्मा बोलने से थोड़ा एक एमॉर्फस बात हो जाती है, थोड़ी इंटेंजिबल सी बात हो जाती है, एकदम क्लियर कट नहीं है। तो क्लियर कट संविधान ने बता दिया है कि ये 15 चीज़ें हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है, बाकी सब नहीं है, ऐसा नहीं है। वो बार बार फैसला देती हैं, उससे हमें पता चलता है कि कोर्ट का इस मामले में क्या सोचना है, और अलग अलग चीज़ें ऐड होती जाती हैं। ठीक है, इस मामले में इस वर्डिक्ट के बाद क्या हुआ? पॉलिटिकली द जुडिशरी फेस्ड इट्स बिगेस्ट लिटमस टेस्ट अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लिटमस टेस्ट आपको पता है, कोई चीज़ एसिड है या बेस है, उसका पीएच वैल्यू नापने के लिए लिटमस पेपर से टेस्ट किया जाता है। लिटमस पेपर को उस केमिकल में डुबा देते हैं, अगर वो ब्लू हो जाता है मतलब ये बेस है, और अगर वो रेड हो जाता है मतलब ये एसिड है। ठीक है, पीएच वैल्यू 7 यानी न्यूट्रल। 7 से कम किसी चीज़ का पीएच वैल्यू होता है, यानी हाइड्रोजन आयन की संख्या होती है। ठीक है, पीएच वैल्यू तो 7 से कम अगर होती है, कितना % हाइड्रोजन आयन है उसमें, तो वो एसिड होता है। जितना कम पीएच वैल्यू होता है वो चीज़ उतनी ज़्यादा एसिडिक होती है। ठीक है, और जितना ज़्यादा 7 के ऊपर किसी चीज़ का पीएच वैल्यू हो तो वो बेस कहलाता है, और जितना ज़्यादा एल्कलाइन सब्सटेंस भी कहते हैं, जितना ज़्यादा उसका पीएच वैल्यू होता है उतना ज़्यादा वो बेस है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कोई चीज़ एसिड होके भी किसी दूसरे सब्सटेंस की तुलना में बेस हो सकती है। 2 सब्सटेंसेज हैं, एक का पीएच वैल्यू 2 है और दूसरे का पीएच वैल्यू 3 है। ऐसे दोनों एसिड हैं क्योंकि दोनों की पीएच वैल्यू 7 के नीचे है, पर कंपेयर टू सब्सटेंस ए जिसकी पीएच वैल्यू 2 है, सब्सटेंस बी रिएक्शन में बेस का काम करेगा क्योंकि उसका पीएच ए वाले सब्सटेंस से ज़्यादा है।
ठीक है, ये साइंस एंड टेक का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ हाईलाइट कर दिया, बात में बात आ गई तो ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा आप हमारे साथ ऐसा करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर वाली बात। तो उन्होंने जस्टिस सीकरी के बाद जो है, जो 3 जज और थे, जे एम शिलात, ए एन ग्रोवर और के एस हेगड़े, उनको नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। उस समय सरकार बना सकती थी चीफ जस्टिस, तो उन्होंने जस्टिस ए एन रे को बना दिया चीफ जस्टिस, जो कि इस वर्डिक्ट के खिलाफ थे। आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो बेसिक डॉक्ट्रिन है पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, ऐसे जज को सीनियर मोस्ट वो जज खोजो जो कि इस फैसले के खिलाफ था, वो मिला जस्टिस ए एन रे, उनको चीफ जस्टिस बना दिया। ठीक है, इसके बाद कई दशकों तक ये बात चली अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द एक्सटेंट ऑफ पार्लियामेंट्स पावर टू अपॉइंट जजेस। फिर क्या हुआ, फिर 4 इस तरह के जजेस, फेमस जजेस केसेस हुए, जजेस वर्सेस पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, ऐसा करके। वो आपको पता होने चाहिए, आपने पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत की किताब में, नहीं तो गूगल करके देख लीजिए। ठीक है, अभी राइट नाउ भी उसमें मामला चल रहा है, वो क्या बोलते हैं, जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, JAC ऐसा करके जो पूरा मामला चल रहा है, उसको लेके जजेस केसेस के नाम से जाने जाते हैं। 4 इस तरह के फेमस जजेस केसेस हुए हैं फाइनली। लेकिन बात हुई है कि कोर्ट ही फिलहाल खुद ही अपने जज अपॉइंट करती है और सबसे सीनियर मोस्ट जज ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ है कि कितने भी बड़ा संख्या लेके कोई पार्लियामेंट में आ जाए, वो ऐसे कुछ भी आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, आर्टिकल 368, उसका सहारा लेके आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदल सकते, कुत्ते की पूंछ पकड़ के पूरा कुत्ता नहीं बदल सकते, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। ठीक है, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ इसके बारे में कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का ये बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो फैसला है वो गलत है। गलत क्यों है, हमारी संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेके बहस हुई थी, ये पॉइंट उठा था कि फंडामेंटल राइट्स को और उसके साथ कुछ और ऐसे प्रोविजंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको ऐसा बना दिया जाए कि उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। पर डॉक्टर अंबेडकर, पंडित नेहरू और सारे जो इंपॉर्टेंट हमारे लॉ मेकर्स थे वो इस ओपिनियन के थे कि आप संविधान बना रहे हो, आज कोई परिस्थिति है, आज से 200 साल बाद पता नहीं क्या परिस्थिति हो, आप संविधान में ऐसा प्रोविजन डालोगे कि इसको अमेंड किया ही नहीं जा सकता, तो आप फ्यूचर जनरेशन्स के हाथ में बेड़ियां बांध रहे हैं। ऐसा कोई प्रोविजन मत रखिए। पार्लियामेंट जैसा चाहे इसको बदल सकती है हमारे संविधान को, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मानना था। अब जब जिन्होंने संविधान बनाया है वो खुद इस मामले को डिबेट कर चुके हैं और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि किसी भी चीज़ को बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार नहीं मिलता है कि वो किसी भी चीज़ को एक बेसिक स्ट्रक्चर बना सके संविधान का। लेकिन हमारा जो पॉलिटिकल क्लास है उसके अंदर इतना मोरल स्ट्रेंथ नहीं है, वो जानते हैं वो गलत इरादे लेके आते हैं संविधान बदलने के लिए, इसलिए उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो खड़े होकर कोर्ट में कह सके कि नहीं आप गलत कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे सुप्रीम कोर्ट जो है पार्लियामेंट से ज़्यादा मोरल रेपुटेशन रखती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का सिक्का इस मामले में चल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने धीरे धीरे आराम से आपको समझाया है, लगे तो 1-2 बार और इस वीडियो को सुन लीजिए, चेकआउट कर लीजिए इसके बारे में आप गूगल करके। ठीक है, इस पर ज़रूर एक क्वेश्चन आने वाला है, लिख के ले लो। ठीक है, आज एक दिन थोड़ा अच्छे से पढ़ लो इसके ऊपर, 2 मार्क्स आपके सेट हो जाएंगे यूपीएससी प्री में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन चेक करना ना भूलें, आज और 3 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। ठीक है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।